Hello friends, myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक क्लास 8 तक आपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब इस क्लास में क्लास 9th में आप फॉरेन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फॉरेन हिस्ट्री के बारे में पढ़ने में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो आता है वो है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवॉल्यूशन क्या होता है ये देख लेते हैं। सो अ रिकॉग्नाइज्ड मोमेंटस चेंज इन एनी सिचुएशन, कोई ऐसा चेंज किसी मूवमेंट के साथ आने वाला ऐसा चेंज सिचुएशन में जिसे हम रिकॉग्नाइज कर सकें उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, we shall see how people's movement brought about change in rule of France from monarchy to constitutional republic and other rule under Napoleon Bonaparte। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से लोगों के मूवमेंट, लोगों के द्वारा किए गए रिवॉल्यूशन से पूरे फ्रांस के रूल में चेंज आ गया। फ्रांस जो पहले मोनार्की रूल में यानी कि किंग के रूल के अंडर में चलता था, अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री हो गई जहाँ का एक कॉन्स्टिट्यूशन था और वो कंट्री रिपब्लिक थी। और किस तरीके से लास्ट में आप इस चैप्टर के देखेंगे कि किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का एग्जिस्टेंस चैप्टर में आता है। अब सबसे पहले कॉजेस क्या क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, इसका एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला इनइक्वालिटी अमंग क्लासेस। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से आगे की फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांस के अंदर और किस तरीके के क्लासेस थे और क्या क्या इनइक्वालिटीज़ हो रही थी वहाँ। सोअरिंग नेशनल डेप्ट, ठीक है, जो नेशनल डेप्ट देश के ऊपर जो कर्जा था वो बहुत बढ़ता चला जा रहा था। सोअरिंग फूड प्राइजेस बढ़ते चले जा रहे थे। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, फिर नेशनल असेंबली बनी, टेनिस कोर्ट ओथ ली गई, फिर बास्टील स्टॉर्म हुआ। और उसी तरीके से जब फूड के प्राइजेस बढ़े तो फूड के प्राइजेस बढ़ने का कारण क्या था कि हार्वेस्ट बहुत बुरा गया था, मतलब कि फसल अच्छी नहीं हुई थी। हंगर और पोवर्टी फैली कंट्री में, ब्रेड रायट, खाने के लिए दंगे होने लगे। और सोअरिंग नेशनल डेप्ट यानी कि जब देश के ऊपर कर्ज बढ़ा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। लुइस 16 जो कि किंग था फ्रांस का, उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फेल हो गए और स्टेट जनरल का फॉर्मेशन हुआ। और इसी तरीके से इनइक्वालिटीज़ जो थी तीनों स्टेट्स के बीच में, उससे क्या हुआ, एनलाइटमेंट आइडियाज़ फैले, ज्ञान के, नॉलेज के आइडियाज़ कंट्री में स्प्रेड होना शुरू हुए। और उसके बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज़ और यही सारी चीज़ें इनिशियली हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। अब देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी का डिवीज़न। देखिए, 17th सेंचुरी के टाइम में हमारी फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। कौन कौन से 3 स्टेट्स थे। फर्स्ट स्टेट था हमारा हाई रैंकिंग मेंबर्स ऑफ चर्च। ठीक है, जो हाई रैंकिंग मेंबर्स चर्च के थे उन्हें फर्स्ट स्टेट में रखा गया था। ये मेनली क्लर्जीज थे। ठीक है, ये प्रिविलेजेस क्लास थी, यानी कि इसे बचपन से बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए थे। सेकेंड स्टेट था हमारा नोबिलिटी का, ये भी प्रिविलेजेड क्लास थी, मीन्स इन्हें भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे बाय बर्थ। ठीक है, थर्ड स्टेट थी हमारी एवरीवन एल्स। क्लर्जी और नोबिलिटी को छोड़कर कंट्री में जितने भी पीपल आते थे वो सब थर्ड स्टेट में। ठीक है, जितने भी एवरीवन एल्स यानी कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को छोड़कर जो भी पर्सन बचे वो सब अब हमारे थर्ड स्टेट में आते हैं। फ्रॉम peasant in the countryside to wealthy bourgeois merchants in the cities, unprivileged class। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक गरीब किसान से लेकर के एक कंट्री में रहने वाले अमीर मर्चेंट्स तक सब लोग इस क्लास के अंदर आते थे और साथ ही ये अनप्रिविलेजेड क्लास थी। देखिए, ऊपर आपने पढ़ा कि दोनों क्लासेस को प्रिविलेजेस मिले हुए थे, लेकिन ये जो थर्ड क्लास थी, थर्ड स्टेट था, इसे प्रिविलेजेस नहीं मिले थे। अब देखिए एक एक करके हम तीनों के बारे में देखते हैं। फर्स्ट स्टेट हमारा अपर क्लर्जी, ये भी 2 पार्ट में था, अपर क्लर्जीज और लोअर क्लर्जीज। अपर क्लर्जीज में कौन कौन आते थे, आर्क बिशप्स, अबॉर्ड,
ये सारे लोग आते थे। ड्यू टू द पावर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, ये लोग रोमन कैथोलिक चर्च के से मिले हुए पावर्स की वजह से इन्हें टैक्स नहीं देना होता था। ठीक है। हाई स्टेटस, इनका स्टेटस हाई था। लग्जरीज में रहते थे ये लोग, बहुत सारी सुख सुविधाएं इन्हें मिली हुई थी, और ये पैलेसेस में रहते थे, महलों में रहते थे। इनके बाद आते हैं लोअर क्लर्जीज। लोअर क्लर्जीज जो कि विलेज के प्रीस्ट हुआ करते थे। ये जो अपर क्लर्जीज हैं ये सिटीज़ में रहने वाले क्लर्जीज थे, जबकि लोअर क्लर्जीज जो विलेजेस में रहते हैं। अब हमारा आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज हमारा था नोबिलिटी का। नोबिलिटी यानी कि मेनली आप समझ सकते हैं जो लोग किंग के साथ वर्क करते हैं, पैलेस में वर्क करने वाले लोग नोबिलिटी के अंदर आते हैं। ड्यूक्स एंड डचेस, काउंट्स एंड काउंटेस, मार्क्सेस एंड मार्क्यूसेस। ठीक है। हाईएस्ट पोजीशन इन चर्च, इन्हें चर्च में हाईएस्ट पोजीशन मिलती थी, आर्मी में, गवर्नमेंट में, हर जगह नोबिलिटी क्लास के लोगों को हाईएस्ट पोजीशन मिलती थी। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स पेइंग, इन्हें भी टैक्स पे नहीं करना होता था। कलेक्टेड रेंट फ्रॉम पीजेंट हु लिव इन ऑन देयर लैंड, इनका वर्क क्या था, जो पीजेंट्स रहते थे लैंड पे उनसे ये लोग लैंड का रेंट कलेक्ट करते थे। कस्टमरी ड्यूटीज ऑन ड्यूज ऑन सॉल्ट, क्लोथ, ब्रेड एंड वाइन, इन सारी चीज़ों पे लगे हुए टैक्सेस भी यही कलेक्ट करते थे। अब हमारा आता है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट, इसमें 26 मिलियन सिटीजन्स आते थे। फ्रांस के 26 मिलियन सिटीजन्स हमारे थर्ड स्टेट के अंदर आते थे। इसमें कौन कौन है, बॉर्गीजी, पीजेंट्स, मर्चेंट्स, आर्टिशियंस, मैन्युफैक्चरर्स, बैंकर्स, लॉयर्स, ये सारे वेल्दी लोग थे। ठीक है, थर्ड स्टेट के वेल्दी लोग थे ये। अब पुअर लोग कौन कौन बचे, जर्नीमैन्स, सर्वेंट्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट सेलर्स, ये सारे लोग पुअर में आते थे। ठीक है। और लास्ट और मेन पॉइंट, ऑल पेड टैक्सेस, इन सबको टैक्स पे करना है, चाहे वो वेल्दी हैं या पुअर हैं। थर्ड स्टेट में आने वाले हर एक सिटीजन को टैक्स पे करना है। ठीक है। तो अभी तक क्या डिफरेंस आपने देखा कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था वो रिच भी था और साथ साथ उसे टैक्सेस बिल्कुल नहीं पे करने थे, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स पेइंग। लेकिन थर्ड स्टेट के लोग जो कि पुअर थे उसके बाद भी उन्हें टैक्सेस पे करने थे। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेट का हम देख लेते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें मिली हुई थी। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी जो कि टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 1% थे, इनके अंदर कंट्रोल लॉट ऑफ लैंड, ऑपरेटेड द स्कूल्स, एडेड द पुअर्स, लिव्ड इन ग्रेट लग्जरी, चॉटेक्स, डजंट हैव टू पे टैक्सेस टू किंग, कॉमन पीपल पे टैक्सेस टू किंग एंड थे टू चर्च। देखिए ये जो क्लर्जीज थे ये टोटल पॉपुलेशन के केवल 1% में आते थे। इनका वर्क क्या था, ये लैंड को कंट्रोल करते थे, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड कंट्री की इनके अंडर कंट्रोल में थी। ये स्कूल्स चलाते थे, एडेड द पुअर्स, पुअर लोगों को एड करते थे, यानी कि उनके एज अ डॉक्टर उनके लिए थे। लिव इन ग्रेट लग्जरी, ग्रेट लग्जरी यानी कि इनको सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिली हुई थी। डजेंट हैव टू पे टैक्सेस, इन्हें किसी तरह का टैक्स किंग को नहीं पे करना था। कॉमन पीपल्स ही किंग को भी टैक्स पे करते थे और चर्च को भी। सेकेंड स्टेट था हमारा नोबल्स का। नोबल्स हैड ऑलमोस्ट कंप्लीट अथॉरिटी ओवर पीजेंट्स, नोबल्स को पीजेंट्स के ऊपर कंप्लीट अथॉरिटी मिली हुई थी। डिड नॉट हैव टू डू मिलिट्री सर्विसेज, इन्हें मिलिट्री सर्विसेज में नहीं आना था। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द टैक्सेस, ज़्यादातर टैक्सेस से ये बचे हुए थे, इन्हें नहीं पे करना था। नोबल्स कलेक्टेड टोल्स फ्रॉम पीपल यूजिंग रोड्स एंड मार्केटर्स। देखिए ये मार्केट्स और रोड्स में जाकर के पुअर पीपल से ये टोल कलेक्ट करते थे, यानी कि टैक्सेस कलेक्ट करते थे। अब हमारा आता है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट जो कि वर्कर्स थे, बॉर्गीज थे, ये लोग पीजेंट्स व फोर्स टू डू मिलिट्री सर्विसेज। इनमें जो आते थे पीजेंट्स उन्हें मिलिट्री सर्विसेज करने के लिए फोर्स किया जाता था। दे कुड नॉट हंट और फिश। नोबल स्टेट, ठीक है, नोबल स्टेट में जा कर के ये ना तो हंटिंग कर सकते थे ना ही फिशिंग कर सकते थे। पीजेंट्स को टैक्स भी पे करना था। किस किस को टैक्स पे करना था, लॉर्ड को,
किंग को और चर्च को, ठीक है। पीजेंट्स हैड टू यूज लॉर्ड्स मिल, ओवन एंड वाइन प्रेसेस एंड पे फॉर देम। जो भी पीजेंट गवर्नमेंट की चीज़ें यूज़ करते थे जैसे लॉर्ड मिल, ओवन, वाइन प्रेस, इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें पे करना पड़ता था, पेमेंट करनी पड़ती थी। पीजेंट्स में 90% ऑफ द पॉपुलेशन और अप टू 90% पॉपुलेशन जो कंट्री की थी वो पीजेंट्स थे वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक कार्टून आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। इस कार्टून की एक्चुअल मीनिंग क्या है? इट शोज हाउ द किंग फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट यूज्ड एंड अब्यूज्ड डिपेंडेंट ऑन थर्ड स्टेट। ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो किंग है और साथ साथ जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट हैं वो सब मिलकर थर्ड स्टेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस कार्टून में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ऊपर जो किंग है, किंग साथ में क्लर्जी और नोबिलिटी, ये तीनों मिल करके किस तरीके से थर्ड स्टेट को यानी कि कॉमन पीपल्स को अब्यूज कर रहे हैं, उन्हें यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये था इस कार्टून का एक्सप्लेनेशन। और ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब आपके एग्जामिनेशंस में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, सो बी ए केयरफुल अबाउट इट। अब देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेस क्या क्या थे। अभी तक आपने इनइक्वालिटीज़ के बारे में देखा कि सोसाइटी में क्या क्या इनइक्वालिटीज़ थी। अब पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, ये देख लेते हैं। अब पहले किंग और क्वीन के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंच में मोनार्की कब से कब तक रही? 1775 से 1793 तक फ्रांस में मोनार्की सिस्टम रहा, यानी कि किंग का रूल रहा। लुइस 16 वहाँ के किंग थे और मैरी एंटोनीट, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये फ्रांस की क्वीन थी, मैरी एंटोनीट। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family king ascended the throne of France. 1774 में लुइस 16 जो कि बर्बन फैमिली की किंग थे, इन्होंने थ्रोन को असेंड कर लिया, यानी कि थ्रोन पर ये बैठे। He was 20 years old when he married to Austrian princess Marie Antoinette, who always interfered with the administration. वो 20 ईयर्स ओल्ड थी जब वो 20 साल के थे लुइस 16, तब उनका मैरिज किसके साथ हुआ? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनीट के साथ। याद रखिएगा कि जो फ्रांस की क्वीन थी मैरी एंटोनीट वो कहाँ से बिलोंग करती थी? ऑस्ट्रिया से। हु ऑलवेज इंटरफेयर्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, और वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क में, रूलिंग के वर्क में इंटरफेरेंस करती थी। ही रूल्ड एज एन एब्सोल्यूट मोनार्क, वो हमेशा से एक एब्सोल्यूट मोनार्क के तरीके से रूल करता आया था। एब्सोल्यूट मोनार्क मीन्स इररिस्पॉन्सिबल हम कह सकते हैं। वो एक डेस्पोटिक किंग था जो कि जो सिटीजन्स का दिया हुआ पैसा था उसके ऊपर वो रूल करता था। उसके पास वो ना तो सिटीजन्स की कोई केयर करता था ना कंट्री की केयर करता था, वो केवल अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान देता था। He had maintained a huge army and built a big extravagant court at the immense palace of Versailles, which drained the wealth of France. वो फ्रांस की जो टोटल वेल्थ थी वो अपने एक्सपेंसेस में उसे खर्च करता था, यानी कि फ्रांस का जो भी पैसा था वो सब कुछ अपने एक्सपेंस में खर्च करता था। वो उसने एक ह्यूज बड़ी आर्मी बना रखी थी। ही बिल्ट अ बिग एक्स्ट्रा वैगेंट कोर्ट, उसने साथ साथ एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा वैगेंट यानी कि फुल ऑफ लग्जरीज एक कोर्ट बनाया था अपने इमेंस पैलेस, जो उसका सबसे कॉस्टली और सबसे हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा लग्जरीज वाला जो पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्सलीज, वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा वेल्थ लगा करके एक अच्छा पैलेस बनवाया था, जिसकी वजह से फ्रांस की सारी वेल्थ ख़त्म हो गई थी। अब देखिए ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये हमारा पैलेस ऑफ वर्सलीज, यही वो पैलेस था। इसकी जगह जगह की ये इसका मिरर हॉल है, ये बाहर का एरिया है और ये हमारा फ्रांस का वो पैलेस ऑफ वर्सलीज है। There was a political body known as State General to which 3 states sent their representative to discuss contemporary issue. वहाँ पर एक political body थी
जिस पॉलिटिकल बॉडी का नाम था स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल वो पॉलिटिकल बॉडी थी जहाँ पर तीनों स्टेट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। भेज के वो क्या करते थे, किसी कंटेम्प्रेरी इशू यानी कि किसी कंट्री के इम्पॉर्टेंट इशू, कोई डिसीजन मेकिंग का वर्क है, तो वहाँ पर तीनों स्टेट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज करके उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते थे। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done in 1614. देखिए, हालांकि ये मीटिंग स्टेट जनरल की कब बुलाई जाएगी, कब किसी इशू पे डिस्कस किया जाएगा, ये सारा डिसीजन कौन लेता था, मोनार्क यानी कि किंग के पास ये राइट था कि वो ये डिसीजन ले कि मीटिंग कब बुलानी है, कब किसी इशू पे डिस्कस करना है। और ये काम, ये स्टेट जनरल की मीटिंग लास्ट टाइम 1614 में बुलाई गई थी। अब स्टेट जनरल का ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर एक्चुअली स्टेट जनरल की है और ये लास्ट टाइम इसकी मीटिंग कब बुलाई गई थी, 1614 में। ईच स्टेट हैड वन वोट। अब स्टेट जनरल के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ईच स्टेट हैड वन वोट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हर एक स्टेट के पास केवल एक वोट होता था, मीन्स पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता हुआ केवल एक वोट। ये वहाँ पे मायने नहीं रखता था कि किस स्टेट में कितने मेंबर्स हैं, कितने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एक स्टेट से आए हैं, इससे मतलब नहीं है, केवल हर एक स्टेट के पास एक वोट होता था। स्टेट जनरल हैड पावर टू इंक्रीज द टैक्सेस। और ये स्टेट जनरल क्या करती थी, इसके पास पावर्स थी कि वो टैक्सेस को इंक्रीज कर सके। थर्ड स्टेट मेन प्रॉब्लम इन रिप्रेजेंटेशन। अब स्टेट जनरल के अंदर थर्ड स्टेट की क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स थी रिप्रेजेंटेशन में। सो लार्जेस्ट ग्रुप विथ ओनली वन वोट इज इन द स्टेट जनरल। सबसे पहली बात तो ये लार्जेस्ट ग्रुप था कंट्री का, और इसके बावजूद भी पूरे स्टेट जनरल के अंदर उसे केवल एक वोट मिला हुआ था। थर्ड स्टेट वांटेड ईच पर्सनस वोट काउंट। थर्ड स्टेट की डिमांड ये थी कि हर एक मेंबर की, हर एक पर्सन की वोट को वहाँ पर काउंट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता था, हर एक स्टेट की एक वोट काउंट की जाती थी। टू प्रोटेस्ट द अनफेयर वोटिंग, the third state tells the king to get lost and they make their own government calling themselves national assembly। और इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से थर्ड स्टेट ने क्या किया, इस अनफेयर वोटिंग सिस्टम को और किंग को गेट लॉस्ट करते हुए, यानी कि उसे उनके हाल पर छोड़ते हुए, थर्ड स्टेट ने अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाई और उसे उन्होंने नेशनल असेंबली का नाम दिया। इकोनॉमिक कॉजेस, ये सारे पॉलिटिकल कॉजेस थे, किस तरीके से किंग का उसमें रोल रहा रिवॉल्यूशन में, और क्या क्या रिप्रेजेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम्स थी, वो सारी चीज़ें हमने अब तक देखी। अब इकोनॉमिक कॉजेस के बारे में देखते हैं। देखिए, फ्रेंच इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम लैंड एंड ऑन फेडरल सिस्टम। ठीक है, फ्रेंच की इकोनॉमी किन दो चीज़ों पे बेस्ड थी, रेवेन्यू पे, जो भी कर्ज आता था, जो भी टैक्सेस आते थे, लैंड पे, और दूसरा फेडरल सिस्टम से। ड्यूरिंग लुइस 16 फ्रांस हैड लॉस्ट 2 मिलियन लीवर डेप्ट। देखिए, लुइस 16 जब तक राज किया, लुइस 16 का जब तक रेन रहा फ्रांस में, उस टाइम में फ्रांस ने 2 मिलियन लीवर वहाँ की करेंसी है, 2 मिलियन लीवर डेप्ट यानी कि कर्ज में फ्रांस रहा। द गवर्नमेंट चार्ज ह्यूज टैक्सेस फ्रॉम थर्ड स्टेट। और इसी के रेन के टाइम में थर्ड स्टेट पे चार्ज किया जाने वाला टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो क्या क्या इकोनॉमिक कॉजेस थे, पहला तो फ्रांस की पूरी इकॉनमी इसी रिवेन्यू सिस्टम पे बेस्ड थी। लुइस 16 के टाइम में फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लीवर का डेप्ट भी था, और साथ में थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। In 1776, France helped 13 American colonies to gain their independence from Britain। साथ ही साथ 1776 में फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प की थी कि वो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस पा सकें। दिस एडेड मोर देन $1 billion टू डेप्ट ऑन 2 मिलियन विच रीच टू 3 मिलियन नाउ।
अब इस हेल्प की वजह से ही फ्रांस के ऊपर 1 मिलियन लीवर का डेप्ट और बढ़ गया और टोटल डेप्ट फ्रांस के ऊपर, पूरा कर्ज जो फ्रांस के ऊपर था वो 3 मिलियन लीवर का हो गया था। Lenders who gave the state credit now begin to charge 10% interest on loan। जो भी lenders स्टेट को क्रेडिट देते थे, जो भी कर्ज देते थे, उन्होंने क्या किया, अब 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट वो अपने लोन पर लगाने लगे। फ्रेंच गवर्नमेंट स्पेंड ऑन 43% ऑफ बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ओनली। अब फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो अपना डेप्ट पे करने से ज़्यादा जो उस पर लगा हुआ इंटरेस्ट है उसे पे करने में ही फ्रांस गवर्नमेंट का जो डेप्ट था, जो बजट था, उसका 43% वो केवल इंटरेस्ट को पे करने में लगा देती थी। ठीक है, तो क्रेडिट इतना ज़्यादा बढ़ गया था, ऊपर से उस पर इंटरेस्ट का चार्ज रेट भी बहुत ज़्यादा था, अप टू 10% था, जिसकी वजह से फ्रांस गवर्नमेंट का जो बजट था उसका 43% केवल इंटरेस्ट पे करने में ही लग जाता था। अब देख लेते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। The population of France rose from up to 23 million in 1715 to 28 million in 1789। फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 से 1789 के बीच में 5 मिलियन से ज़्यादा बढ़ गई थी। पहले वो 1715 के टाइम तक वो 23 मिलियन थी, लेकिन 1789 आते आते ये पॉपुलेशन बढ़कर 28 मिलियन हो गई थी। दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन। अब जैसा कि आप जान रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ेगी, तो इसी पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से फूड ग्रेन की डिमांड्स बढ़ गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, दिस लेड टू इन्फ्लेशन। ठीक है, देखिए जैसा कि जो भी गुड प्रोड्यूस हो रहा था कंट्री में, अब वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ और उसकी डिमांड के साथ पेस नहीं रख पा रहा था, यानी कि इक्वालिटी के साथ चल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन की कंडीशन आ गई। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉथ और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। एक तो पहले से ही प्रोडक्शन इतना कम था कंट्री में, डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, और जब ड्रॉथ और हेल जैसी कंडीशंस कंट्री में आ जाती थी, यानी कि बाढ़ या सूखे जैसी स्थिति आ जाती थी, तो हार्वेस्ट और बेकार हो जाता था और सिचुएशन वर्स भी हो जाती थी। अब टेनिस कोर्ट ओथ के बारे में देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर का। ये टेनिस कोर्ट ओथ थर्ड स्टेट ने की थी, देखते हैं। टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी? Then they meet at a nearby by indoor tennis court and they swore never to separate until they created a constitution। टेनिस कोर्ट ओथ थर्ड स्टेट के पीपल्स ने ली थी। वो लोग एक इंडोर टेनिस कोर्ट के पास मिले और सब ने मिल करके, थर्ड स्टेट के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिल करके ये ओथ ली, ये शपथ ली कि वो तब तक सेपरेट नहीं होंगे, तब तक अलग नहीं होंगे until they created a constitution। यानी कि उन्होंने शपथ ली कि जब तक कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कंट्री के लिए, एक संविधान नहीं बना लेंगे, तब तक वो अलग नहीं होंगे, वो साथ मिलकर यूनाइट होकर वर्क करेंगे। ग्रेट फियर पीजेंट रिवॉल्ट जुलाई 1789। 20 जुलाई 1789 को एक पीजेंट रिवॉल्ट हुआ। देखिए, र्यूमर दैट द किंग एंड नोबल्स वर सेंडिंग देयर मिलिट्री टू अटैक पीजेंट्स, पाइलेज देयर लैंड एंड पुट डाउन द रिवोल्ट। ठीक है, एक र्यूमर स्प्रेड हुआ था जुलाई 20 1789 को कि जो किंग और नोबल्स हैं वो लोग अपनी मिलिट्री को सेंड कर रहे हैं विलेजेस की तरफ, वो लोग अपनी मिलिट्री को सेंड कर रहे हैं, और ये जो मिलिट्री वाले आएंगे ये उनकी लैंड्स को छीन लेंगे और पीजेंट्स पे अटैक करेंगे। इसी के डर की वजह से जो पीजेंट्स थे उन्होंने एक रिवोल्ट स्टार्ट किया, और ये रिवोल्ट का रिजल्ट बहुत ही बुरा निकला। The third stage acted on the rumor that the king was planning a military coup against the National Assembly। ये जो र्यूमर था ये इतना तेज़ी से स्प्रेड हुआ कि थर्ड स्टेट के लोगों ने ये सोचा कि अब
जो किंग हैं, जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट हैं, उनके साथ किंग मिल करके अपनी मिलिट्री को भेज रहे हैं। मिलिट्री भेजेंगे नेशनल असेंबली के अगेंस्ट, नेशनल असेंबली के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए किंग अपनी मिलिट्री को भेज रहे हैं। द थर्ड स्टेट अटैक्स द बास्टील बिकॉज इट हैज़ गन पाउडर एंड वेपन्स दे नीडेड टू फाइट द रिवॉल्यूशन। अब थर्ड स्टेट भी अपनी तैयारियों में जुट गया, यानी कि नेशनल असेंबली को बचाने के लिए, मिलिट्री के अटैक से बचाने के लिए थर्ड स्टेट भी अब रिवॉल्यूशन की तैयारी में, बैटल की तैयारी में लग गया। और उसने क्या की, उसने बास्टील पे अटैक किया। बास्टील एक प्रिजन है फ्रांस की, बास्टील पे अटैक किया उन्होंने। क्यों बास्टील को ही चुना? क्योंकि उनका ये मानना था कि जो प्रिजन है उसके अंदर उन्हें वेपन्स मिलेंगे, यानी कि हथियार मिलेंगे रिवॉल्यूशन में फाइट करने के लिए। स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टील जुलाई 14 1789। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट भी यही है, 14 जुलाई 1789। इसी दिन मेन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ जब बास्टील को स्टॉर्म किया गया, यानी कि बास्टील को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया था 14 जुलाई 1789 को। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी? 18 डाइड, 18 लोग मारे गए थे, 73 वाउंडेड, 73 लोगों को जख्मी हुए थे, 7 गार्ड्स किल्ड, और बास्टील के अंदर प्रेजेंट 7 गार्ड जो थे वो मारे गए थे। इट हेल्ड 7 प्रिजनर्स, 5 ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स एंड 2 मैडमेन्स। ठीक है, और इसकी वजह से बास्टील के अंदर प्रेजेंट 7 प्रिजनर्स, जो 7 कैदी थे, वो भी भाग गए थे। तो जब बास्टील को स्टॉर्म किया गया 14 जुलाई 1789 से, इसी के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं ब्रेड रायोट्स के बारे में, यानी कि खाने के लिए जो दंगे होने लगे। पीपल्स वर हंग्री, द कंट्री साइड वॉज ब्रोक, मैरी एंटनीट सेड लेट देम ईट केक। ब्रेड रायोट्स क्या थे? हमारे लोग भूखे थे। जैसा कि आप जान रहे हैं, कंट्री की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी थी कि ग्रेन्स की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल्स थे वो हंग्री थे। कंट्री वॉज ब्रोक, पूरी कंट्री में उथल पुथल मची हुई थी, कोई कुछ भी स्टेबल नहीं था। तो ये ब्रेड रायोट्स थे। अब एज ऑफ एनलाइटमेंट, वो एज फ्रांस की जब वहाँ पे नॉलेज फैली। ठीक है, इनलाइटमेंट का यानी कि नॉलेज वहाँ पे आई। कौन लेकर आया? फिलोसोफर्स। 3 फिलोसोफर्स का मेन नेम आता है चैप्टर में। पहले हमारे जॉन लॉके, वोल्टेयर रूसो और रूसो। ठीक है, और एक और हमारे सामने आते हैं मोंटेस्क्यू। ये सारे जो हमारे फिलोसोफर्स थे ये मेन बताए जाते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। 17-18 सेंचुरी वॉज द एज ऑफ एनलाइटमेंट। 17-18 सेंचुरी जो थी वो एज ऑफ एनलाइटमेंट मानी जाती है। वेरियस फिलोसोफर्स पुट फॉरवर्ड देयर थ्योरीज फॉर स्टेट टू बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑन एंड फ्रीडम। बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स थे जिन्होंने स्टेट में इक्वालिटी और फ्रीडम के आइडियाज़ को स्प्रेड किया अपनी राइटिंग्स के बेसिस से। John Locke, in his 2 treatises of government, sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch. जॉन लॉके नाम के एक फिलोसोफर थे जिन्होंने अपनी बुक 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क के अगेंस्ट में लिखा था, आइडियाज़ को स्प्रेड किया। फिर रूसो प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। फिर रूसो ने एक बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट के बेसिस पे लोगों के और रिप्रेजेंटेशन के बारे में आइडियाज़ प्रपोज किए। In the spirit of law, Montesquieu proposed a division of power within government between the legislative, executive and judiciary. मॉन्टेस्क्यू नाम के एक राइटर थे जिन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर पावर डिवीज़न, यानी कि डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग, किनके बीच में? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में गवर्नमेंट की पावर शेयर करने का आइडिया दिया। तो आप जो ये राइटर्स हैं उनके साथ साथ इनकी बुक्स के नेम है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए।
फिर नेशनल सिंबल्स ऑफ फ्रांस, कुछ नेशनल सिंबल्स भी फ्रांस में दिखाई देते हैं, एक एक करके इनकी मीनिंग देख लेते हैं। देखिए द ब्रोकन चेन जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जो चेन है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। चेन्स वर यूज टू फिट अ स्लेव। A broken chain stand for the act of becoming free। जैसा कि आप जानते हैं चेन्स किस लिए यूज़ की जाती हैं, ये चेन्स इन द फॉर्म ऑफ, आपने देखा होगा हथकड़ी, ये चेन्स जो स्लेव्स हैं उनको बांधने के लिए यूज़ की जाती हैं। और ये जो ब्रोकन चेन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री होने का एक्ट ये दिखा रही है। दूसरा है हमारा द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ढेर सारे रॉड्स का बंडल है। देखते हैं ये क्या है। द ऑन वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ये जो बंडल है रॉड्स का ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। एक रॉड को आप आसानी से तोड़ सकते हैं लेकिन इंटायर बंडल को तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी कि एकता में ही शक्ति है। द आई विद इन ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। देखिए और क्या तीसरा सिंबल है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक आई बनी हुई है और इसके आसपास से लाइट निकल रही है। सो the all-seeing eye stand for knowledge. The light of the sun will drive away the cloud of ignorance. ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो आई है ये नॉलेज के लिए स्टैंड कर रही है, जो कि सब कुछ देख सकती है। द लाइट ऑफ सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। और इसका क्या मानना है कि जो इग्नोरेंस के क्लाउड हमारी कंट्री पर छाए हुए हैं उसे इस आँखों से निकलती हुई सन की लाइट ड्राइव अवे कर देगी, यानी कि हटा देगी। नेक्स्ट सिंबल है हमारा स्क्रैप्चर। स्क्रैप्चर क्या है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये रॉयल पावर को, रॉयल्टी को शो करता है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। अब ये जो सिंबल है ये एक रिंग का स्ट्रक्चर है, लेकिन रिंग में क्या खासियत है कि इसमें जो स्नेक है वो अपनी टेल को बाइट कर रहा है, जिसकी वजह से एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। सो सिंबल ऑफ इटर्निटी, ये इटर्निटी का सिंबल है। रिंग हैज़ नो बिगिनिंग नो और एंड, ना तो रिंग की कोई बिगिनिंग होती है और ना ही एंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट सिंबल था। अब क्या है हमारा रेड फ्रीजियन कैप। ये जो रेड फ्रीजियन कैप है, कैप वॉर्न बाय स्लेव्स ऑन बीइंग फ्री। ये कैप स्लेव्स पहनते थे, जिसका सिंबल क्या था, ये फ्री अपने आप को दिखाते थे ये कैप्स पहन करके। ब्लू वाइट रेड जो कि फ्रांस का नेशनल कलर है, ब्लू वाइट और रेड, इसी कलर का वहाँ फ्रांस का जो फ्लैग है वो भी इसी कलर में है। द विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। एक विंग्ड वुमेन हर जगह आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चैप्टर में दिखाई देगी। ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ को दिखाती है, मतलब जो कंट्री का लॉ है, रूल रेगुलेशन है, उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है। जैसे आपने इंडिया में भारत माता को देखा होगा, तो भारत माता को एज अ कंट्री को एज अ वुमेन मान के यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। ठीक उसी तरीके से लॉ का पर्सोनिफिकेशन एक विंग्ड वुमेन के थ्रू किया गया था। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट एंड करती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको मार्क कराई उसे आप नोट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इससे नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स भी आप इससे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जाकर के आप अपनी एनसीईआरटी बुक को एक बार रीड करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर्स करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।